नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन इतिहास के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं मित्रों, और वो है अपना राजस्थान का एक और राजवंश, और उस राजवंश का नाम है चौहान। और चौहान हम पढ़ भी रहे हैं, और अब अपने चौहानों की जो शाखा है वो चेंज हो गई है। और वो कौन सी शाखा आज हम पढ़ेंगे? जालौर के चौहानों को पढ़ेंगे मित्रों। जालौर के चौहान भी अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, तो उनके ऊपर भी बात करते हैं सोनग्रा चौहानों की। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसमें कुछ रोचक और जबरदस्त चीजें आने वाली आज की कक्षा में, तो आप अंत तक बने रहिए। और पीछे वाली कक्षा अगर देखनी आप लोग चाहते हो, अगर आपको ये चीजें पसंद आती हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में सारी कक्षाओं हर एक विषय की अलग अलग कक्षाएं वहां पर आप लोगों को मिलेगी। तो वहां जाकर के सब कुछ पिछली सारी कक्षाएं आप देख सकते हो मित्रों। तो अब अपन आज के बिंदु पर आते हैं। आज का अपना बिंदु क्या है? जालौर के चौहान साथियों। रणथंभौर के चौहान पढ़ लिए हमने, और शाकंभरी, सांभर और अजमेर के चौहान हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब अपन जालौर के चौहानों को पढ़ते हैं। आज का अपना बिंदु है जालौर के चौहान। जालौर के चौहान। अब सारी बात हम करने वाले हैं कि किस प्रकार जालौर के चौहानों की स्थापना होती है, कौन करता है, कहां से आता है वो व्यक्ति, और जालौर जो क्षेत्र है अब उसका नाम कैसे है। तो सबसे पहले अपन लोग जब इसकी बात करेंगे तो साथियों हमें जालौर से ही शुरू करना होगा। तो अब अपन राजस्थान की बात करते हैं, यानी अपन राजस्थान के अंदर से ही जालौर है राजस्थान के अंदर, तो उसी से पढ़ते हैं। जैसे अपन एक कोई छोटा सा नक्शा बना लेते हैं राजस्थान का, उससे हमें थोड़ा सा क्या है बेहतर तरीके से पता चलेगा। जैसे कि ये देखो, एक हमें पढ़ने के लिए बनाना है, सिर्फ पढ़ने के लिए नक्शा बनाना है हमें, और ये नक्शा मापनी पर नहीं होगा मित्रों, ये तो आप सब लोग जानते ही हो, है ना। तो क्या होता है कि ये अपना राजस्थान का भाग है, और इस भाग में ही क्या है, जालौर है। और अब जालौर कहाँ पड़ता है ये भी तो हमें जानना होगा, और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम राजस्थान का राजवंश पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये लो, ये अपना क्या बन गया? राजस्थान बन गया। ठीक है, जैसे ही अपन इस राजस्थान की बात करेंगे तो आज हमारा जो बिंदु क्या है, जालौर है। ठीक है, वर्तमान आप जालौर जिला भी जानते होंगे। जैसे मान लो ये अपना भाग है, ये लो, ये जालौर का भाग है। ठीक है, अब देखो साथियों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये कहानी क्या थी। कहानी ये थी कि यहाँ पर प्राचीन समय की बात है, यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे। देखो मैं सारी चीज आप लोगों को बताऊंगा जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जो स्थान है, इस स्थान पर एक ऋषि रहा करते थे, यानी महर्षि भी उन्हें कहा जाता था। और उन इस ऋषि का जो नाम है वो है जाबाली ऋषि। ध्यान से सुन ले भाई, ऋषि का नाम क्या है? जाबाली। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये जो स्थान है यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे, और उन ऋषि का नाम क्या है? एक ऋषि रहा करते थे, उस ऋषि का नाम क्या है? जाबाली। ठीक है, ये जाबाली ऋषि यहाँ रहा करते थे। एक तरीके से उनका यहाँ आश्रम था, उनकी तपोभूमि थी। इस वजह से मित्रों इस क्षेत्र का जो नाम था वो पड़ गया जाबालीपुर। क्या नाम पड़ गया? जाबालीपुर। तो मैंने यहाँ आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। प्रश्न आता है कि जालौर का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था जाबालीपुर, है ना। कई जगह जाबलीपुर भी लिखा मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने की वजह से, ये जो जाबाली ऋषि है इनकी ये क्या थी? तपोभूमि होने के कारण ये क्षेत्र क्या कहलाया? जाबलीपुर। ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम हो गया। अब बात करते हैं आज के अपने जालौर है, यानी उसका नाम कैसे पड़ा। तो ध्यान दे, ये जो क्षेत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जालौर का क्षेत्र है, मारवाड़ का भाग है। और यहाँ पर ये जो जालौर का क्षेत्र है, इस जगह एक वृक्ष बहुत ज्यादा पाया जाता है, और उस वृक्ष का नाम है जाल वृक्ष। वृक्ष का नाम क्या है? जाल वृक्ष। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इस क्षेत्र में यानी एक वृक्ष की अधिकता है, और उस वृक्ष का नाम क्या है? जाल वृक्ष। तो जाल वृक्ष की अधिकता के कारण मित्रों इस क्षेत्र को कहा जाने लगा क्या? जालौर।
जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? जालौर। ठीक है, मैंने दो बात आपको यहाँ बताई है मित्रों। प्रश्न यहाँ से आते हैं परीक्षाओं में और हमें यहाँ मतलब सिर्फ थोड़ी सी समझ का सहारा लेना है। मैंने आप लोगों को बता दिया ये अपना राजस्थान है, ये क्षेत्र जालौर का है। यहाँ पर एक ऋषि यानी एक महर्षि या ऋषि जो भी है रहते थे और जाबाली उनका नाम था। उनकी तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? जाबालीपुर। ठीक है, एक बात तो ये बताई। दूसरी बात ये बताई कि इस क्षेत्र में एक वृक्ष की अधिकता है, उस वृक्ष का नाम क्या है? जाल वृक्ष। तो जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? जालौर पड़ गया। ठीक है, एक बात मैं यहाँ आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि जब अपन इस जालौर की बात करेंगे मित्रों, इस जालौर में है ना एक दुर्ग है। जालौर में क्या एक दुर्ग है। ठीक है, यानी जालौर में जो दुर्ग है उसका नाम जालौर दुर्ग है, लेकिन कुछ और भी नाम है और वो कौन कौन से हैं वो आपको देखना होगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण नाम है जालौर दुर्ग का, वो है, अब हमें ध्यान देना पड़ेगा, दो चीज है। एक तो है सुवर्णगिरी। क्या नाम है? सुवर्णगिरी। ध्यान देना, जब सुवर्णगिरी और सुवर्णगिरी दो एक जैसे नाम है और दोनों के उत्तर अलग अलग है मित्रों, तो सुवर्णगिरी का नाम आए तो क्या हो जाएगा? जालौर। अगर आ जाता सुवर्णगिरी तो वो जाता जैसलमेर, है ना। सिर जैसलमेर आप जानते होंगे ना। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, है ना, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भला भलो चिनायो भाटियां, सिर जैसलमेर। ठीक है, तो वो जैसलमेर वाला कौन सा है? सुवर्णगिरी है और यह है सुवर्णगिरी। और इसी क्षेत्र को कहा जाता था, एक और नाम लिया जाता था और वो कौन सा है? सोनगिरी। कौन सा गिरी है भाई? सोनगिरी। क्या नाम है? सोनगिरी। और इसी गढ़ का एक नाम और मिलता है, वो है कांचनगिरी। क्या नाम है? कांचनगिरी। ठीक है, तो सुवर्णगिरी, सोनगिरी, कांचनगिरी मित्रों एक ही दुर्ग के नाम है। और इस दुर्ग का नाम क्या है? ये दुर्ग कहाँ पर है? जालौर में है, तो जालौर दुर्ग भी कहते हैं उसे। सुवर्णगिरी इसका नाम, सोनगिरी इसका नाम, कांचनगिरी इसका नाम। तीनों ही है ना, देखो सुवर्ण सोने का ही पर्यायवाची है, तीनों ही सुवर्ण, सोन और कांचन यानी कंचन। ठीक है, तो तीनों ही किसके हैं? यानी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। इसलिए ध्यान देना ये सोनगिरी है। इस वजह से इस क्षेत्र में एक वंश ने शासन किया, उसका नाम था सोनगरा। क्या नाम था? सोनगरा। और ये चौहान थे, तो ये क्या कहलाए? सोनगरा चौहान। क्या कहलाए? सोनगरा चौहान। हर एक चीज को महीन तरीके से हम समझ रहे हैं। मुझे लगता है आपको ये चीज तैयार हो गई होगी। अब देखो, अब कई बार हालांकि इस प्रकार की बात आपसे है ना गहराई में कोई नहीं पूछता, पटवारी, पुलिस, रीट, इनमें तो यहीं तक बात हो जाती है। लेकिन कुछ अगर आप हाई लेवल के एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये पूछा जाता है कि ये जाबाली ऋषि की तपोभूमि है और ये है ना, इसलिए इसका नाम प्राचीन जाबलीपुर था, है ना। तो आप ये बताओ जाबालीपुर, तो ये बताओ कि ये बात कही किसने थी? क्या ये मन घड़त बात है? क्या मेरे मन में आया अभी रात को सपन आया और मैंने अब है ना कहना शुरू कर दिया? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इसका जो स्रोत है, मतलब सीधी सी बात है, इसका जो स्रोत है यानी ये जो जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है, ये बात पूछना चाह रहा है। तो ये स्रोत है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया शिलालेखों को हम कई बार पढ़ चुके हैं। बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है हम ये बात भी जानते हैं। ये कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, सॉरी हाँ बिजोलिया मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो बिजोलिया, ये वाली बात आप लोग याद रखना, बिजोलिया भीलवाड़ा में ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। हमने बात की है 1170 ईस्वी की, है ना। बिजोलिया जो रियासत है तो उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। मेवाड़ महाराणा सांगा के समय भी अपन इसकी बात करेंगे, अशोक परमार की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं बिजोलिया शिलालेख की, और इसकी बात चौहानों से संबंधित हमें करनी भी पड़ती है, क्योंकि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ही चौहानों को क्या कहा गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है ना। वासुदेव झील के प्रवर्तक भी किसको बताया गया? चौहानों को। और अब अपन जालोर के चौहान पढ़ रहे हैं तो ये है तो चौहान ही, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक बार में ये सारी चीज आपको पुनः बता देता हूँ मित्रों, क्योंकि बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक ऋषि रहते जिसका नाम जाबाली, उनकी तपोभूमि थी, इस वजह से क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? जाबालीपुर पड़ गया। और ये स्रोत हमें ये जानकारी कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार।
और जब अपन बात करते हैं इससे भी आगे कि यहाँ ये जो क्षेत्र है जाल वृक्ष की अधिकता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाने लगा, जालौर कहा जाने लगा। यहाँ पर एक दुर्ग है जालौर दुर्ग, उसके नाम क्या है, सूरणगिरी, सोनगिरी, ये इसके अन्य नाम है ना। खूब सारे नाम मिलते हैं, अपन इसके प्रति भी बातचीत करेंगे। तो सूरणगिरी, सोनगिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी होने की वजह से इसको क्या कहा, यहाँ के जो चौहानों को क्या कहा जाता है, सोना है ना, क्या सोनग्रा चौहान क्या कहा जाता है, सोनग्रा चौहान। तो ये बात आपको याद रही होगी। अब देखो इससे भी आगे निकलते हैं, यानी यहाँ पर एक वंश ने यहाँ का शासन किया, उस वंश की स्थापना किसने की, यानी सोनग्रा चौहानों के वंश की स्थापना किसने की। तो साथियों मैं आप लोगों को बात बताता हूँ 1182 ईस्वी की। ध्यान से सुन ले आप लोग इस बात को आपको गांठ बांधना होगा, है ना, कभी भूलना नहीं है। 1182 ईस्वी की बात है मित्रों, और 1182 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति का नाम है कीर्तिपाल चौहान। व्यक्ति का नाम है कीर्तिपाल चौहान। 1182 ईस्वी कीर्तिपाल चौहान के द्वारा, ध्यान से सुन ले, 1182 ईस्वी कीर्तिपाल चौहान के द्वारा चौहान सत्ता की यहाँ पर क्या की जाती है, स्थापना। 1182 ईस्वी कीर्तिपाल चौहान द्वारा चौहान राजवंश यानी चौहान शाखा की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना। ये लो, ये बात तो मैंने यहाँ लिख दी, सीधा बता दिया। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से सीधा आ जाता है तो आपको याद हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान आया कहां से है, और ये तो कहीं पीछे से आया होगा, इसका पीछे से भी कोई स्थान है क्या। कई बार क्या होता है कि हम है ना ये तो पढ़ लेते हैं और परीक्षा में थोड़ी सी गहराई का प्रश्न आ जाता है, तो ध्यान दें ये कीर्तिपाल चौहान है, ये जो मूल रूप से कहाँ का था। तो सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूँ, इसके पिता का नाम क्या था कीर्तिपाल चौहान के। तो अपन बात करते हैं, इसके पिता का नाम था अलहन। पिता का नाम क्या था, अलहन था। और ये जो अलहन है ना, ये था नाडौल का शासक। किसका शासक है, नाडौल का शासक है, और ये मैंने लिख दिया नाडौल। तो ये भी आप ध्यान दें कि ये जो कीर्तिपाल चौहान है मूल रूप से कहाँ का था, नाडौल का था, और नाडौल के शासक का नाम क्या है, अलहन। ठीक है, तो ये हालांकि अलहन की सत्ता अच्छी खासी थी, लेकिन ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। कौन, कीर्तिपाल चौहान। अपने पिता के टुकड़ों पर पलने का इसे क्या नहीं था, शौक नहीं था, इसलिए इसने क्या किया, आगे भी है ना अपना साम्राज्य का विस्तार नए तरीके से शुरू करने की कोशिश की। और देखो मित्रों, सबसे पहले ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आप लोगों को मैं, सबसे पहले जो ये अलहन है ना, ये कहाँ जाता है, अभी अभी यहाँ नहीं आता है। सबसे पहले ये कहाँ जाता है, ये चाहता है किस ओर, मेवाड़ की ओर। ध्यान देना भी, सबसे पहले ये मेवाड़ जाता है, और मेवाड़ जब ये जाता है तो इसके समय मेवाड़ पर शासन करते हैं कौन, एक व्यक्ति का नाम है समर सिंह, और उसी का भाई है जिसका नाम है कुमार सिंह। समर सिंह व कुमार सिंह। ध्यान दे, मैंने दो व्यक्तियों की यहाँ बात की है, एक व्यक्ति का नाम है समर सिंह और एक व्यक्ति का नाम क्या है, कुमार सिंह। ठीक है, ये मेवाड़ के हैं, और ये जो अलहन है ये इस मेवाड़ पर क्या करता है, आक्रमण करता है। अलहन के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है। ये बात होती है 1100 है ना 74 की, 1174 ईस्वी में ये घटना होती है। मतलब अलहन नाडौल का बंदा है ना, सॉरी अलहन नहीं है, यानी अलहन आक्रमण नहीं करता, आक्रमण कौन करता है, अलहन का पुत्र, और पुत्र का नाम क्या है, कीर्तिपाल। ध्यान से सुन ले, एक बार पुनः सुन ले, अगर आपके थोड़ी सी जैसे ये मैंने गलत बोल दिया तो उसका थोड़ा सा आपको प्रभाव हो सकता है। तो देखो अलहन का पुत्र है जिसका नाम क्या है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया है ऊपर, जिसका नाम है कीर्तिपाल। क्या नाम है, कीर्तिपाल। और ये कीर्तिपाल क्या करता है साथियों, ये मेवाड़ पर क्या करता है, आक्रमण करता है। आया कहां से, ये नाडौल से है, और कहां पर आक्रमण करता है, मेवाड़ पर। और मेवाड़ का शासक कौन है, समर सिंह। यह समर सिंह को क्या कर देता है, यानी यहां मैं ये कह दूंगा समर सिंह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। समर सिंह की यहाँ क्या हो जाती है, हार हो जाती है। कुछ समय तक ये वहां रहता है, लेकिन क्या होता है, मतलब मेवाड़ के अन्य जो सामंत है
या अन्य मेवाड़ के जो शूरवीर है वो ये नहीं चाहते कि हमारी जो धरा पर कोई बाहर का व्यक्ति आकर के क्या करे, शासन करे। और पहले देखो देश का दायरा बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता था, यानी एक रियासत को वो अपना देश मानते थे। अगर कोई दूसरी रियासत या रियासत से है तो उसे ही प्रदेश कहते थे, उसे ही क्या कहते थे, प्रदेश कहते थे, है ना। तो आप लोगों को याद होगा, मतलब आप पिछले गाने भी आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे मारवाड़ का प्रदेश अलग हो जाता था, बीकानेर का प्रदेश अलग हो जाता था, मेवाड़ का प्रदेश अलग हो जाता था ना। वो गीत है ना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, है ना। तो वो इतनी दूर से ही क्या हो जाता था, है ना, प्रदेश मान लिया जाता था। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ये समझ लेना कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अल्हड़ है, अल्हड़ का पुत्र कीर्तिपाल है। कीर्तिपाल चौहान के द्वारा समर सिंह पर आक्रमण किया जाता है, समर सिंह की हार होती है। लेकिन अन्य जो लोग हैं सरदार मेवाड़ के, वो इकट्ठे होकर के, है ना, किसके साथ, कुमार सिंह के साथ मिल जाते हैं। और कुमार सिंह क्या करता है, ये आक्रमण करेगा किसके ऊपर, कीर्तिपाल चौहान पर कुमार सिंह का क्या होता है, आक्रमण होता है। और अब ये कीर्तिपाल यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि आप पता है ना कि ये हमें पीटेंगे। तो कीर्तिपाल यहाँ छोड़ करके ये पहुंच जाता है कहाँ पर, जालौर में। ध्यान दे भाई, मैंने आप लोगों को बड़ी ही सीक्वेंस से, है ना, क्रम से बात बताई है ना। और मैं एक बार पुनः बताऊंगा। और जालौर में यहाँ मित्रों, यहाँ शासन होता है परमारों का। किसका, परमारों का। तो परमारों को जालौर में जाकर के ये व्यक्ति क्या कर देता है, हराता है। और हरा करके क्या कर लेता है, चौहान सत्ता की स्थापना, परमारों को हरा करके। और क्या काम करता है, अभी मैंने आपको बता दिया, 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान द्वारा चौहान वंश की स्थापना। और किस चौहान वंश की, जालौर के चौहान वंश की और सोनगढ़ा चौहानों की। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार पुनः देख ले। 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान के द्वारा चौहान वंश की क्या की जाती है, स्थापना। अब हमने ये जाना कि ये कीर्तिपाल चौहान आया कहाँ से। तो मैंने आपको बताया कीर्तिपाल चौहान के पिता का नाम क्या है, अल्हड़ है। और अल्हड़ कहाँ का शासक है, अल्हड़ नाडौल का शासक है। और मैंने ये भी बताया कि अल्हड़ का पुत्र का नाम कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किसके ऊपर किया जाता है, सर्वप्रथम आक्रमण किया जाता है मेवाड़ पर। और मेवाड़ के महाराणा कौन है, समर सिंह। समर सिंह को ये पराजित कर देता है, समर सिंह की हार होती है। लेकिन कुमार सिंह के साथ अन्य जो लोग हैं वो मिलकर के वापस इस कीर्तिपाल को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। तो कीर्तिपाल यानी मेवाड़ से चल करके कहाँ आ जाता है, इधर जालौर वाले भूभाग में आ जाता है। और यहाँ आकर के यहाँ पर परमारों को हराकर, परमार वंश है, परमारों को हरा करके ये क्या बन जाता है, जालौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। तो एक प्रकार से संस्थापक हो गया। तो ये था कीर्तिपाल चौहान। और ये सारी बात मैंने आप लोगों को बताई। मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब देखो मैं कुछ और बात बता देता हूँ आपको और महत्वपूर्ण, यानी अब अपना पहला बिंदु ही रहेगा कौन सा, कीर्तिपाल चौहान। यानी अपना पहला बिंदु ही रहेगा कीर्तिपाल चौहान। एक प्रश्न है वो और आता है कीर्तिपाल चौहान के बारे में, उसको भी आप ध्यान दें। ये जो कीर्तिपाल चौहान होता है उसके लिए एक उपाधि है इतिहास में वर्णित, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पहली बात तो ये कीर्तिपाल चौहान क्या है, ये चौहान है ना, सोनगढ़ा चौहानों का क्या है, संस्थापक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जालौर के चौहानों का संस्थापक। ठीक है, चौहानों का क्या हो गया, संस्थापक। जालौर के चौहानों का ये संस्थापक हुआ। ठीक, दूसरी बात ये ध्यान दे लेना मित्रों, वो ये कि ये जो कीर्तिपाल चौहान है इसको एक उपाधि दी गई है ना, इसको क्या दी गई, एक उपाधि के बारे में वर्णित आता है ना। कीर्तिपाल को उपाधि देता है कौन, मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी के द्वारा, नैणसी द्वारा क्या दी जाती है, कीर्तिपाल चौहान को एक उपाधि दी जाती है। और उस उपाधि का नाम है कि तू एक महान राजा। मित्रों बहुत अच्छी उपाधि है कि तू एक महान राजा। तो मुहणोत नैणसी द्वारा दी जाती है। और उपाधि का नाम क्या है, कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा। और ये उपाधि कौन देता है, मुहणोत नैणसी देता है। और मुहणोत नैणसी को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे मित्रों, मुहणोत नैणसी तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इसे कहा जाता है
और वो कौन कहता है इसे? मुंशी देवी प्रसाद। देखो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। मुंशी देवी प्रसाद द्वारा, मुंशी देवी प्रसाद द्वारा इसे क्या कहा जाता है? मुंशी देवी प्रसाद द्वारा इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, मुंशी देवी प्रसाद द्वारा इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल कहा जाता है। किसे कहा जाता है बताइएगा? मुहणोत नैणसी को। नैणसी ने कित्तू को उपाधि दी, ठीक है, ये बात समझ गए। कित्तू एक महान राजा, और नैणसी को उपाधि किसने दी? मुंशी देवी प्रसाद ने, जिसका क्या नाम रख दिया? राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मुहणोत नैणसी को। अब राजस्थान का अबुल फजल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। ये होता यूं है कि जिस प्रकार अबुल फजल आप जानते होंगे अकबर के दरबार का क्या है? नवरत्न है। अबुल फजल वह उसका भाई है जिसका नाम है फैजी, वो भी वहां पर है। और अन्य आप लोग जानते होंगे जैसे मान सिंह है ना, टोडरमल है, और आप लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। इनमें मुल्ला दो प्याजा है, अब्दुल रहीम है ना, अब्दुल रहीम खान है, खाना है। तो ये जो लोग अकबर के दरबार के क्या है मित्रों? नवरत्न है। और मैं आपको यहाँ सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, मान सिंह कछुआ को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, एक हकीम मुकाम तो हो गए इतने। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक तानसेन रह गया आप लोगों का। तो इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये जो अबुल फजल है, यानी यहाँ इसको अबुल फजल क्यों कहा जाता है? तो इसको कहा जाने से पहले हमें ये जानना होगा अबुल फजल के साथ क्या घटना हुई। अबुल फजल अकबर के दरबार का क्या था? नवरत्न था। उसने एक पुस्तक भी लिखी, आईन अकबरी, है ना, उसके लेखक वही थे। तो अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अबुल फजल के साथ बाद में बुरा बर्ताव किया गया मित्रों। उसे कहते हैं कि अंत में जेल में डाल दिया गया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इसी प्रकार साथियों, इधर ये जो मुहणोत है ना, मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैणसी को कहा है। तो मुहणोत जो नैणसी है, ये इन्होंने क्या किया कि मुहणोत नैणसी को, अगर आप मारवाड़ की अपन बात करेंगे तो वहां के शासक होते हैं जसवंत सिंह, तो इसके दरबारी थे ये, है ना। ये कौन? ये जो अबुल फजल है ना, सॉरी, ये जो अपन बात कर रहे हैं मुहणोत नैणसी की, तो मुहणोत नैणसी ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबारी थे। और वहां पर कहते हैं इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इन्हें जेल में डाल दिया गया। एक इनके भाई सुंदरदास को भी जेल में डाल दिया गया। अंत में इनका जो जीवन है वो काफी कठिनाई से बीता, और इसलिए इनकी दोनों की समानता है। और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, अभी बात करते हैं नैणसी ख्यात। यानी कि मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, नैणसी की जो पुस्तक है यानी मुहणोत नैणसी की, उसका नाम ही क्या है? मुहणोत नैणसी ख्यात। नैणसी ख्यात। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे एक पुस्तक और पूछ ले तो वो भी इसी की है ना, कौन सी? मारवाड़ रा परंगनारी विगत। परंगनारी विगत बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? दोनों रचनाएं नैणसी की है। मुहणोत नैणसी की, जिसे राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। और इधर मुहणोत नैणसी ने खुद किसको उपाधि दी? यानी कीर्तिपाल चौहान को दी। क्या कहा? कि तू एक महान राजा। तो ये हमने बहुत सारी बातें एक दूसरे से जोड़कर, है ना, पढ़ी है, तो आपको याद होना चाहिए। एक बार मैं इस चीज को पुनः दोहरा देता हूँ। कीर्तिपाल चौहान, इसको उपाधि दी किसने? मुहणोत नैणसी ने। उपाधि का नाम है कि तू एक महान राजा। ये जालौर की सत्ता का क्या था? संस्थापक था, बता दिया, नाडोल से आया हुआ है। और मुंशी देवी प्रसाद है। इस मुहणोत नैणसी को क्या देते हैं, है ना, एक उपाधि, वो कौन सी है? राजस्थान का अबुल फजल इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने समानता बता दी और ये वाली बात सारी बता दी। नैणसी की दो पुस्तकें, नैणसी ख्यात, मारवाड़ी परंगनारी विगत। और नैणसी किसके दरबार के कवि थे? किसके दरबारी थे? मैंने आपको बता दिया, मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह। ये वही जसवंत सिंह है जिसकी जमरूद में 28 नवंबर 1678 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तब औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। आज कुफर का दरवाजा टूट गया मित्रों। और एक बात हमने कल पढ़ी थी, वो किसकी थी? अमीर खुसरो ने कहा था कि आज
कुपर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, वो रणथंभौर से संबंधित थी और ये जसवंत सिंह की मृत्यु से संबंधित थी। इस प्रकार कहानियां जुड़ जाती हैं। अगर लोग आप याद करना चाहते हो तो सब कुछ कर सकते हो। अब देखो हम इससे भी आगे निकलते हैं। अब आप लोग इसका अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो और फिर अब हम क्या करें, आगे बढ़ते हैं, अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। देखो अपन जालौर की बात कर रहे हैं और जालौर के अंदर भी अपन किसकी बात कर रहे हैं, जालौर के सोनग्रा चौहानों की। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ करके हम इससे क्या कर देंगे और आगे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो भी हम इकट्ठी करेंगे। यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, निरंतर लगातार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और यहीं से हम पिन पॉइंट उठा लेते हैं तो प्रश्नों को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। ठीक है। अब देखो भाई, इसके बाद अगर बात करेंगे अपन किसके बाद, यानी कि कीर्तिपाल चौहान के बाद यहाँ के शासक कौन होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नाम लिख रहा हूं तो उस पर भी आप लोग विचार कर सकते हो। सबसे पहले कीर्तिपाल चौहान के बाद यहाँ का जो शासक होता है वो यानी कि सामंत समर सिंह होता है। कौन होता है, समर सिंह। समर सिंह के बाद बारी आती है, एक व्यक्ति होता है उदय सिंह। कौन होता है, उदय सिंह। उदय सिंह के बाद एक व्यक्ति का नाम मिलता है चाचिंग देव। क्या नाम मिलता है, चाचिंग देव। और चाचिंग देव के बाद एक व्यक्ति का नाम आता है वो है सामंत सिंह। कौन है, सामंत सिंह साथियों। कौन है, सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बाद एक शासक होता है और इस शासक का नाम है कान्हड़ देव चौहान। कान्हड़, ये सारे ही चौहान है। ठीक है, सारे क्या चौहान है। तो अब आप देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी अभी हमने कीर्तिपाल चौहान को पढ़ा, उसके बाद शासक कौन बनता है, समर सिंह, उसके बाद उदय सिंह, उसके बाद चाचिंग देव, उसके बाद सामंत सिंह, उसके बाद कान्हड़ देव चौहान। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बात महत्वपूर्ण ये ध्यान रखनी है कि ये समर सिंह भी एक अच्छा मतलब प्रतापी शासक था। और एक बात बता देता हूँ, ये क्या करता है, अपनी पुत्री का जो विवाह है, पुत्री का विवाह करता है किसके साथ, भीम सेकंड के साथ। किसके साथ करता है, भीम सेकंड के साथ। आप अच्छी तरह से जानते हो चालुक्य शासक है ये। भीम सेकंड कहाँ का है, गुजरात का चालुक्य शासक है। आप अच्छी तरह से इसे जानकर आ चुके हो। इसी ने पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर की क्या की थी, हत्या की थी। तो आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से आप जानते हो। ठीक है। उसके बाद अगर उदय सिंह की बात करें साथियों, तो ध्यान दे, उदय सिंह के समय इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इल्तुतमिश कहाँ का शासक है, दिल्ली सल्तनत का शासक है, दिल्ली सुल्तान है इल्तुतमिश। और किस वंश का है, हम सब लोग जानते हैं, गुलाम वंश का है। तो इल्तुतमिश का आक्रमण होता है और ये इल्तुतमिश को क्या कर देता है, हरा देता है। ठीक है। तो ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी प्रतापी शासक था उदय सिंह। और इसी के समय है ना, उदय सिंह क्या करता है, यहाँ पर भी एक व्यक्ति और है नासिरुद्दीन महमूद भी आक्रमण करता है, लेकिन वो भी क्या हो जाता है, एसपल। नासिरुद्दीन महमूद क्या करता है, आक्रमण करता है और ये भी क्या हो जाता है, एसपल। क्या हो जाता है, एसपल। तो मतलब यहाँ पर भी उदय सिंह की क्या होती है, यहाँ पर भी उदय सिंह की क्या होती है, जीत। ये मैं जालौर के चौहानों की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान दें आप। हालांकि यहाँ से कोई ज्यादा प्रश्न आने की संभावना कहीं पर नहीं रहती, लेकिन फिर भी आप लोगों की अगर एक बार पढ़ी होगी तो मुझे लगता है ज्यादा आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद चाचिंग देव की बात करेंगे मित्रों। तो चाचिंग देव के समय एक बार तो वापिस ये नासिरुद्दीन महमूद आक्रमण करता है, दिल्ली सुल्तान है ये भी महमूद। और साथ में क्या होता है, यहाँ पर बलबन के द्वारा भी आक्रमण किया जाता है, बलबन। ठीक है, बलबन के द्वारा भी क्या किया जाता है, द्वारा आक्रमण। बलबन को आप जानते होंगे, तुर्कान एचलगामी है ना जिसने बनाया था, रजिया सुल्तान। सारी बात अपन करने वाले हैं जब अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इससे भी महत्वपूर्ण और रोचक बातें करके मतलब बेहतर तरीके से हम इतिहास को पढ़ लेंगे। जब अपन बात करेंगे सामंत सिंह की, तो सामंत सिंह, ये ध्यान दे लेना, सामंत सिंह के है ना पुत्र का नाम ध्यान दे, सामंत सिंह का जो पुत्र था उसी का नाम क्या था,
कानड़देव चौहान। मतलब मैं ये कह रहा हूँ सामंत सिंह के पुत्र है जिनका नाम क्या है, कानड़देव चौहान है। और ये जो कानड़देव चौहान है लगभग, वैसे तो इसका जो शासन काल है ये अपन 1182 से शुरू कर चुके हम, और अब अपन इससे काफी आगे बढ़ जाने वाले हैं। तो इसका जो 1305 से लेकर के 1311 ईस्वी तक इसका क्या रहता है, शासन रहता है। लेकिन हम यहाँ पर ये जो सामंत सिंह होता है ये अपने पुत्र को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है, कब, 1296 ईस्वी को। ध्यान देना, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। अब इतिहास यहाँ करवटें लेगा, मतलब यहाँ से कुछ कहानी बदलने वाली है। और वो क्या है कि अपन जालौर के चौहानों की बात करेंगे तो जालौर के चौहान में सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो कौन है, वो अपना आएगा कानड़देव चौहान। और यही सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, वीर योद्धा माना जाता है। और यही क्या करता है, एक बार छक्के छुड़ा देता है। और ये किसके छक्के छुड़ाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो अपन अभी इसके आगे लंबी चौड़ी कहानी है, उसके प्रति भी अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो साथियों मैं एक बार ये सारी कहानी आप लोगों को आज जो हमने पढ़ी है वो पुनः बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हमने ये बात की थी कि हम जालौर के चौहानों की बात कर आज हमने की है। सबसे पहले हमने शुरू किया था कि जालौर क्षेत्र में जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे जाबालीपुर कहा जाता है। स्रोत कौन सा है, बिजोलिया शिलालेख है। उसके बाद हमने बात की इसी क्षेत्र में जाल वृक्ष है इसलिए इसे जालौर कहा जाने लगा। यहाँ सुवर्णगिरी की बात की, कांचनगिरी की बात की, सोनगिरी की बात की, सोनग्रा चौहानों की बात की। स्थापना 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान के द्वारा किया जाता है। कीर्तिपाल चौहान नाडोल से आता है। पिता का नाम मैंने आपको बता दिया, वो अलन है। पहले ये मेवाड़ जाता है, मेवाड़ के समर सिंह को हराता है, लेकिन कुमार सिंह इसे हरा देता है। यहाँ से ये जालौर आता है। जालौर में परमारों को हरा करके 1182 में चौहान सत्ता की स्थापना कर देता है। उसके बाद हमने बात की कि इसी को एक उपाधि मिलती है किसके द्वारा, मुनोद नैणसी के द्वारा। इसे क्या कहा जाता है कि तू एक महान राजा। और मुनोद नैणसी को उपाधि मिलती है, वो कौन देता है, मुंशी देवी प्रसाद इसे राजस्थान का क्या कहता है, अबुल फजल। और 2 इसकी पुस्तकें हैं, नैणसी विख्यात और एक आपको मैंने बता दिया मारवाड़ प्रगनारी विगत। उसके बाद इनके जो शासक होते हैं, अगले शासक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसे समर सिंह हुए, उदय सिंह हुए, उसके बाद हमने बात की चाचिंग देव हुए, उसके बाद सामंत सिंह। सामंत सिंह का जो पुत्र होता है बड़ा प्रतापी है जिसका नाम है कानड़देव चौहान। साथियों अब कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है। और अब मैं आपको आज की इस कक्षा में मैं यहीं पर संपन्न करता हूं। साथियों आपसे एक गुजारिश है कि आप लगातार इस कक्षा को देखते रहें और इस चीज को आप शेयर भी करते रहे, दूसरों तक ये बातें पहुंचाते रहे। इसी के साथ मैं मेरे आज की इस कक्षा को यहीं संपन्न करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।